So now we start with the question number 29. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बेरिलियम ऑक्साइड इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो बेरिलियम के ही दोनों कंपाउंड है, जो ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल है बट जो सल्फेट है वो सॉल्युबल है. और देखिए क्वेश्चन तीनों बहुत अच्छे पूछे गए हैं. दूसरे में पूछा है कि बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है पर बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है. मतलब जब आप ग्रुप के टॉप पे हैं, जब आप बेरिलियम के कंपाउंड्स देख रहे हैं तो उनका ट्रेंड कुछ और है, पर जब आप ग्रुप के बॉटम में बेरियम के कंपाउंड्स देख रहे हैं तो उनका ट्रेंड बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है. तो ये रीज़न क्या है इनके पीछे. देखिए इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कैटायन और एनायन के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो उस मिसमैच से क्या होता है, उनकी जो आपस में इंटरेक्शंस हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होगी और लैटिस एनर्जी कम रहेगी. कम रहेगी तो आराम से आप उस कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो उसके आयंस में, तो उसके सॉल्युबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये याद रखना है कि जब भी कैटायन और एनायन के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा मिसमैच हो, तब उसकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा ही होती है, क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाती है. तो देखो बेरिलियम ऑक्साइड में क्या है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एक छोटा कैटायन है और बहुत हाई पोलराइजिंग पावर है. O2 नेगेटिव ऑक्साइड भी एक छोटा एनायन है. ठीक है, सल्फेट की कंपैरिजन में छोटा एनायन है, इसलिए दोनों ही छोटे हैं, दोनों के साइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. इसीलिए इन दोनों की जो साइज़ कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है. अच्छी कंपैटिबिलिटी की वजह से ये एक स्टेबल बॉन्डिंग देते हैं और उसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है. और लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गई तो कोई भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती, इसीलिए इनसॉल्युबल है. तो अल्टीमेटली तो आपको यही याद रखना है कि इनसॉल्युबल होने का मतलब तो यही है कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा है. क्यों है वो रीज़न हमने एक्सप्लेन कर दिया. बेरिलियम सल्फेट में बेरिलियम 2 पॉजिटिव बहुत छोटा कैटायन है, पर जो सल्फेट है ये बहुत बड़ा है साइज़ में, जिसकी वजह से इन दोनों के साइजेस में बहुत ज़्यादा मिसमैच होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच बेरिलियम सल्फेट इज़ अनस्टेबल और इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है. तो ऑब्वियसली बात है, अगर लैटिस एनर्जी कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तभी ये सॉल्युबल होगा. ठीक है, तो ये तो गया फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड इज बेरियम ऑक्साइड. तो सेकंड की एक्सप्लेनेशन सेम है, आपको वही करना है कि बेरियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है. कैटायन इज बिगर, कैटायन बहुत बड़ा है क्योंकि बेरियम ग्रुप का सबसे बॉटम वाला एलिमेंट है. तो कैटायन इज बिगर बट एनायन इज स्मॉलर. ठीक है, तो साइज में क्या है यहां पे, मिसमैच. तो मिसमैच होने की वजह से क्या होगा, लोअर देन एक्सपेक्टेड लैटिस एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी कम होगी, इसीलिए ये डिसॉल्व होगा. पर बेरियम सल्फेट में क्या है, बेरियम सल्फेट में बेरियम 2 पॉजिटिव भी बहुत बड़ा है. ठीक है, तो लोअर देन एक्सपेक्टेड डेल्टा H लैटिस, दैट इज, इसीलिए ये सॉल्युबल होगा. और बेरियम सल्फेट में साइजेस आर कैसे हैं, सिमिलर, हेंस हाई लैटिस एनर्जी. तो सिमिलर साइज की वजह से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और लैटिस एनर्जी भी हाई होगी. और अगर हाई लैटिस एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये इनसॉल्युबल होगा. थर्ड केस लिथियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड में भी एग्जैक्टली यही रीज़न आपको बताना है कि लिथियम आयोडाइड में लिथियम बहुत छोटा है, आयोडाइड बहुत बड़ा आयन है, तो साइज़ मिसमैच है. मिसमैच की वजह से लैटिस एनर्जी कम है तो ये सॉल्युबल है. KI में उतना ज़्यादा मिसमैच नहीं है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम है. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का अगर आप ट्रेंड भी देखें, जैसे लिथियम आयोडाइड की बात चल रही है अभी,
तो लिथियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे कम होगी सोडियम आयोडाइड की, फिर Ki की, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम मिसमैच इन साइज। तो मैक्सिमम मिसमैच की वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी मैक्सिमम है, ये सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है। सीजियम आयोडाइड में मिसमैच सबसे कम है, क्योंकि सीजियम भी बहुत बड़ा है, आयोडाइड भी बड़ा है, तो दोनों के साइजेस आपस में काफ़ी क्लोज हैं, बहुत डिफरेंस नहीं उनके साइजेस में, इसलिए कम मिसमैच की वजह से सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। तो ये आप अल्कली के हैलाइड्स में तो ये डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट, पर इसको आपने यूनिवर्सली सब जगह अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कुछ केसेस में सॉल्युबिलिटी और भी फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके किसी भी रीजनिंग को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करना है कि आपने एक जगह एक एक्सप्लेनेशन पढ़ी, उसी एक्सप्लेनेशन को एक सिमिलर जगह पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू सी के उसका एक्सप्लेनेशन क्या वही है या डिफरेंट है। ठीक है, तो हमेशा जनरलाइज करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द अल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, सबसे छोटा है सीजियम का। क्यों छोटा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होती जाएगी। तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। 31 विच ऑफ द अल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड क्यों बनाते हैं? हाइड्रेटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिसका कैटायन बहुत छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत अच्छी होगी। पोलराइजिंग पावर जिसकी अच्छी होगी वही अच्छा हाइड्रेटेड सॉल्ट बना पाएगा। क्यों? स्टेबल होने के लिए। लिथियम के जो सॉल्ट है, ठीक है, लिथियम के सॉल्ट्स में लिथियम बहुत छोटा होता है और जो एनायन है वो रिलेटिवली बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं बनते। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बना देता है, तो हाइड्रेशन से थोड़ी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है। इसलिए जो सबसे छोटा कैटायन होता है वही बड़े आयंस के साथ जब कंबाइन करता है तो हाइड्रेशन करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो लिथियम विल फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और डाउन द ग्रुप हमें पता है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोनेट्स की, तो बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। सो दैट कंप्लीट्स द चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आई होप कि आप सबको एस ब्लॉक के बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी या रीजनिंग वो अच्छे से समझ आई होंगी, और आप चाहे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीबीएसई के लिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक वर्ड बाय वर्ड आपने इनऑर्गेनिक की याद करनी है। जितने फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए हैं वही याद करने हैं, उसके एक्स्ट्रा अगर आप कुछ जाते हैं तो यू कैन ऑलवेज रेफर द JDLE, दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन IIT प्रिपरेशन। ठीक है, बट एनसीईआरटी से आपका जेई मेंस नीट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, बहुत इजीली। ओके, सो दैट इज ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।